हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर हम एक चीज़ को कॉमन देखेंगे हर कंडीशन के लिए कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है। ये एक डायग्राम आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कई सारी लाइट रेज इंसिडेंट करी हैं, स्टार्ट करी हैं, और वो स्टार्ट हो रही हैं हमारे कॉमन पॉइंट ओ से, है ना। तो ज़रा सा इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि लाइट रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम and they are approaching towards rarer medium. ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे सबसे पहले रे पे। इसको अगर हम नाम दे देते हैं लाइट रे ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये है सी और ये है डी। ओके, तो ध्यान दीजिए, लाइट रे जो ए है वो जा रही है और वो ग्लास एयर इंटरफेस यानी कि ग्लास एयर सरफेस, सेपरेटिंग सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ज़ीरो। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो, तो लाइट रे ए डैश जो निकल रही है बाहर, एयर में रिफ्रैक्ट होके आ रही है, वो अनडेविएटेड चली जाती है विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लाइट रे जो है वो अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, आते हैं दूसरे रे पर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लाइट रे किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हो रही है विद इन ग्लास। तो एयर में उसके साथ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। गॉट इट। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफ्रैक्शन जो होता है डेंसर से रेयर में जाते समय, रिफ्रैक्शन इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। ये इसका एक्चुअल पाथ था लाइट का। दिस वाज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे, इंसिडेंट रे, एंड नाउ इट इज डेविएटेड थ्रू दिस एंगल। इतने एंगल से डेविएट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो ये बी डैश इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब आप देख रहे हो कि हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, राइट, क्योंकि लाइट रे का डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, सपोज हम लाइट रे को थोड़ा सा और यहाँ पर इंक्लाइन कर दे रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, I1 से बड़ा हो जाएगा यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन भी इस R से बड़ा रिफ्रैक्शन ही आएगा, यानी कि लाइट रे का जो डेविएशन है वो और बड़े एंगल से होगा। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाइट रे जो है वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी हमें मिल जाएगी, सपोज दिस इज I2। ओके, ये एक ऐसी वैल्यू हमें मिल गई जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। यू कैन सी द लाइट रे विद द रेड कलर। दिस लाइट रे C with the red color is incident at an angle of I2, then the angle of refraction in the rarer medium, in the air medium, becomes 90 degree. This is the refracted ray going along the surface, right? तो आप यहाँ पर अगर इस लाइट रे को देखें तो ये लाइट रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। और कहा यह जाता है कि
जब रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसको आई सी से इंडिकेट कर सकते हैं या सिंपली हम इसके लिए एक टर्म यूज़ कर सकते हैं सी। ओके, सो वी कैन यूज़ द सी इवन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल अगर देखा जाए तो वो हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है, कभी भी रेयरर मीडियम में नहीं बनेगा। गॉट इट? सो फॉर दिस पर्पज you can see when the angle of incidence is equal to critical angle, then angle of refraction is 90 degree। तो ये है हमारा critical angle का concept। अब बात आती है कि what will happen if angle of incidence is increased further। अगर यहाँ पर आप देखें डायग्राम में तो angle of incidence is I3 which is greater than critical angle। इस ग्लास मीडियम का जो भी क्रिटिकल एंगल हमें मिला, लेट्स से दिस एंगल इज़ 42 डिग्री। मान लिया कि ये एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है 42 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। सो वी विल से दैट द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज़ 42। नाउ व्हाट विल हैपन if angle of incidence is more than critical angle, let's say this angle is 45 degree, then what will happen? Now यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम एंगल से हो चुका है। अभी और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे रिफ्रैक्शन और बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन और बड़ा होगा तो क्या होगा, लाइट रे एयर मीडियम में ना जाके वापस ग्लास मीडियम में चली आएगी। Yes, and when the light ray returns back in the same medium, then we cannot say this is refraction. Refraction means light should pass from one medium to other medium. Since the light ray cannot move from one medium to other, it is returning back in the same medium. इस वजह से हम इसको रिफ्रैक्शन कहते नहीं हैं, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट? तो ये कब हो रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मीडियम के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। गॉट इट? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारा डायग्राम पूरा इलस्ट्रेशन कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करी है क्रिटिकल एंगल की, और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बन रही है, critical angle is the angle of incidence in denser medium corresponding to which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कंसाइज बुक में भी मिल जाएगी, तो आपको यही डेफिनेशन यूज़ करनी है क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द कीवर्ड्स इन इट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ कम्स क्रिटिकल एंगल का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें डायग्राम, तो वी विल से दैट दिस इज अ मीडियम विच इज ग्लास एंड दिस इज एयर। दैट मीन्स दिस इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर। ओके, एयर इज अ रेयरर मीडियम। Now if a light ray is incident on the glass surface from the denser medium, it is going towards rarer, and it is incident on the surface at an angle which is equal to critical angle. I told you you can show critical angle by letter C। तो अगर यहाँ पर ग्लास यानी डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है क्रिटिकल एंगल के इक्वल, देन व्हाट विल हैपन नाउ, होगा ये कि लाइट रे विल रिफ्रैक्ट इन द एयर बाय फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री। गॉट इट। अब अगर हम इस कंडीशन को कंसिडर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज मीडियम, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, जरा डेफिनेशन से हम आते हैं यहाँ पर। तो आई वुड से दैट द साइन वैल्यू ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन एयर अपॉन द साइन वैल्यू ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन ग्लास, यही तो होगा ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एयर में रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ग्लास में बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बिकम्स साइन 90 बाय साइन सी, क्रिटिकल एंगल। गॉट इट, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल। तो ये बेसिकली हमारा रिलेशन बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, ये बन रहा है 1 बाय साइन क्रिटिकल एंगल। ओके, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 बाय साइन होता है कॉसेक, है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन हो जाता है कॉसेक। तो वी कैन ऑल्सो से refractive index of glass with respect to air equals to cosec C, cosec critical angle। Got it? तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि अगर क्रिटिकल एंगल वैल्यू कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, है ना, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे से। दैट मीन्स कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल वैल्यू कम होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इन्वर्सली रिलेट कर रहा है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मीडियम के क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो पहला फैक्टर आता है यहाँ पे, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब आपने ये पढ़ा है कि on increasing temperature क्या होता है, क्या होता है बताइए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो म्यू है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। और अगर म्यू डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल का क्या होगा, दस क्रिटिकल एंगल, भाई क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑपोजिट चलेगा, यानी क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कम हो जाता है इसलिए क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्रिटिकल एंगल बढ़ गया। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ आती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये दूसरा फैक्टर है जो हमारे क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करता है। अब आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, इफ़ द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड
तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, यानी क्रिटिकल एंगल उसका उल्टा, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ ध्यान रखना। अब ज़रा जल्दी से बताओ कि हम अगर विबग्योर लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड की वेवलेंथ होती है 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से क्रिटिकल एंगल वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, रेड के लिए या वॉयलेट के लिए? तो ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ आर रेड इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल ऑफ वॉयलेट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, इसके बाद बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का लॉस नहीं हो रहा है इंटेंसिटी वाइज, है ना। तो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान दो ज़रा सा यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं कि अगर हमारे पास एक डेंसर रेयरर मीडियम का इंटरफेस है, लाइट डेंसर मीडियम मान लेते हैं ये ग्लास है, और रेयरर मीडियम मान लेते हैं एयर है। ठीक है, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अच्छा, आपने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इन द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जिसको हम C से भी इंडिकेट करते हैं या IC से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है 90 डिग्री, है ना। रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री, लाइट रे अलोंग द सरफेस चली जाती है। लेकिन अगर इसी मीडियम में, इसी ग्लास एयर इंटरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर दें, और इंक्रीज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस को मोर देन क्रिटिकल एंगल कर दें, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंगल से हो चुका है, इसके बाद फर्दर लाइट अंदर की तरफ डेविएट हो जाएगी ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट रे वापस ग्लास मीडियम में लौट आती है, रिटर्न हो जाती है, और यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का नहीं चलता, कॉन्सेप्ट चलता है रिफ्लेक्शन का। यानी जो एंगल R यहाँ पे बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन डेंसर मीडियम with an angle of incidence more than its critical angle, then light ray does not refract in the rarer medium, rather it comes back in the same medium, and this phenomena is called total internal reflection. Got it? तो आप यहाँ पर इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि while traveling from denser medium to
rarer medium if incident ray makes an angle of incidence in denser medium more than its critical angle, then light ray returns in the same denser medium. Okay, this phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पर कंडीशंस रिक्वायर्ड हो गई। क्या कंडीशन रिक्वायर्ड हो गई? अगर हम कंडीशंस लिखते हैं तो कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस होंगी बेटा? पहली कंडीशन होगी कि लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना? वो हमेशा किधर की तरफ अप्रोच करनी चाहिए? टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम चलनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया लिखना कंपलसरी हो जाएगा, ये की टर्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे, सिर्फ आप ये लिखते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस चीज़ के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये लिखना कंपलसरी हो जाएगा कि क्रिटिकल एंगल ऑफ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, राइट? ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, देखो बेटा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट बना के रखा है मैंने प्रैक्टिस करने के लिए। लिखा है मैंने, कंप्लीट द रे डायग्राम्स, टेक क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म 42 डिग्री। ठीक है, अब जरा इसमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो किस तरह से अप्लाई होगा। तो ये एक ग्लास प्रिज्म है जिसका क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन सरफेस BC, ऑन साइड BC। ओके, तो कहा ही गया है कि जब पहली सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो हमें हर सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब पहली सरफेस से लाइट रे विदाउट डेविएशन सीधी जाएगी, तो ये हमारी लाइट रे हो गई जो बिना डेविएशन सीधी चली गई, और वो इस ग्लास में चलते हुए ग्लास की दूसरी सरफेस तक ठीक वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये एंगल हो गया 90, है ना? अब दूसरी सरफेस AC पे वो स्ट्राइक कर रही है, और हमें यहाँ पर पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
और हमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल फाइंड करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियस है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को 90 में से माइनस कर दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो इस एंगल को पहले ध्यान देते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो 90, 60 और ये बनेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। ओके, अब चूंकि ये 30 हो रहा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। समझ में आया? अब ध्यान दो कि ये 60 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज नाउ मोर देन क्रिटिकल एंगल। 60 डिग्री इज मोर देन 42। तो क्या होना चाहिए बेटा? होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई इस पॉइंट से लाइट रे वापस ग्लास में रिटर्न हो जाएगी और इट विल मेक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि 60 डिग्री। भाई रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। अब अगर ये 60 हो गया तो ये नॉर्मल तो इधर भी 90 बना रहा होगा ना, यानी ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल आया 30 आ गया। और इस बड़े से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90, ये 60, तो ये 30 रहा होगा, यानी ये भी 30 है। तो अब हम यहाँ वाला एंगल अगर फाइंड करें तो ये एंगल कितना आएगा? जल्दी से बताओ भाई। ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 120 आ जाएगा। 30, 30, 60 हुआ और 180 में से 60 माइनस किया, 120 आ गया। इसका मतलब अगर हम इस AB सरफेस पे अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो 120 को 2 पार्ट्स में कट कर देगा, इस तरह से। ये नॉर्मल 120 को 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। एक पार्ट छोटा सा 90 बन रहा है और एक पार्ट छोटा सा 120 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचा? 30। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 30 आया। आ गया ना? अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है? लाइट रे का रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर जाएगी, है ना। पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा ये हमें नहीं पता, तो इसको आप सिंपली R लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो, लाइट रे यहाँ से चली, पहले अनडेविएटेड गई क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था। यहाँ पे TIR हुआ, AC सरफेस पे TIR हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल था। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल था। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं दूसरे डायग्राम पे, इस पे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो अब फिर से ध्यान दो कि यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस BC पे विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? 0। अब जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो लाइट रे गोज अनडेविएटेड, ठीक है। ये एंगल बनेगा 90, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमें मिलेगा 90 माइनस 45 यानी कि 45 डिग्री। अब चूंकि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया 45, है ना, तो क्या हो जाएगा? TIR विद द एंगल
45 ये हमने TIR कर दिया, यहाँ पे एंगल बना दिया 45। देखिए वो हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए, पर आपको लिखना वही है ना, दिखे वो चाहे कुछ भी, आपको कॉन्सेप्ट पे रहना है, ध्यान रखिएगा। ये 45 तो ये बाकी बचा हुआ एंगल भी 45। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये 45, ये 90, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 45। वेरी गुड। और यहाँ पर हम फिर से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये एंगल 45 नॉर्मल मेक्स एंगल इक्वल्स टू 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फिर से 45। सारे एंगल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, साफ साफ डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही थी लाइट रे। तो फिर से क्या होगा, TIR, लाइट रे फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा 45, ठीक है। तो ये एंगल भी आ जाएगा 45, ये भी आ गया 45। अब चूंकि ये 45, ये 45, तो ये आएगा, सॉरी ये 45, ये 45, तो ये आएगा 90 इधर भी, 90 इधर भी। इसका मतलब लाइट रे गोज अनडेविएटेड, ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि लाइट रे जो है वापस लौट आई है BC सरफेस से ही, और डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल जो है कितने एंगल से डेविएट हो गई लाइट रे, डेविएशन कितना एंगल से हो गया 180 डिग्री से, क्योंकि वो लाइट रे रिवर्स होके वापस आ गई। जब वापस लौट आए तो डेविएशन हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारे एंगल्स मेंशन होने चाहिए। और एक चीज़, एरो अगर मिस हुआ तो नंबर चले जाएंगे, तो एरो भी होना बहुत ज़रूरी है हर रे डायग्राम में। आप देख रहे होंगे यहाँ के रे डायग्राम पे भी मैंने ये एरो, ये एरो, ये एरो, हर जगह एरो मेंशन किया है, तो एरो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। बाकी एक और क्वेश्चन है जो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये है 90 डिग्री, ये 30, तो ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, लाइट रे गोज अनडेविएटेड, ठीक है, अनडेविएटेड चली गई। ये एंगल 90, ये 30, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री। अब आप देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 42 है बेटा, ध्यान रखना। तो लेस देन क्रिटिकल एंगल यानी कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और ये ऐसे जा रही थी ना, तो अब ये इधर की तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि उसकी बेंडिंग हम यूं इस तरीके से कर देंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये मेंशन कर देंगे कि ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। दैट्स इट, सिंपल था ये, है ना। यहाँ पर देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो पहली सरफेस से वो अनडेविएटेड जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अनडेविएटेड चली गई। यहाँ पर एंगल 90 बनेगा, यानी इधर भी एंगल 90 बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल आ रहा है 30। अगर ये 30 आ रहा है तो नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 60, लाइट रे का डेविएशन 60 डिग्री से, सॉरी रिफ्लेक्शन 60 डिग्री से, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये एंगल आएगा 30, है ना, क्योंकि नॉर्मल पे बन रहा है, तो 60 + 30 90 बन रहा है। तो ये 30, ये 60, तो ये ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी 90 बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, लाइट रे अनडेविएटेड बाहर निकल आएगी ऐसे, ठीक है। एरो हर जगह होना चाहिए और डायग्राम में एंगल्स हर जगह मार्क्ड
होने चाहिए। सिंपल है, आसान है नहीं? ओके। हाँ, और आखिरी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द स्टेटमेंट क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज़ 24 डिग्री। इसका मीनिंग ये है कि when angle of incidence in diamond is 24 degree, the angle of refraction in air will be what? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा एयर में। तो एयर लिखना ज़रूरी है, रेयरर मीडियम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? एयर, क्योंकि यहाँ पर कोई और मीडियम लिया नहीं गया है रिस्पेक्टिव। इन्होंने बोला है क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, इसका मतलब है कि ये डायमंड और एयर का इंटरफेस है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे एयर ही लिखेंगे। ओके, ध्यान रखना। एक चीज़ और मिस हो रही है, जल्दी से बता देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, TIR प्रिज्म। एक्चुअली हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो TIR प्रिज्म ही थे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं आपके कोर्स में। जैसे पहला है टू डेविएट लाइट थ्रू 90 डिग्री। और ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है इन पेरिस्कोप। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जल्दी से ध्यान दो। हमारा ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, ये 90, ये 45 और ये भी 45 होगा। एक सिंगल लाइट रे इज़ एनफ। बोर्ड में भी आप खाली एक ही लाइट रे ड्रॉ कर देंगे तो भी एनफ है। एक लाइट रे यहाँ पर आपने इंसिडेंट करी 90 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है सरफेस से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइट रे आप इंसिडेंट करेंगे वो उन सरफेसेस पे, उन साइड्स पे करेंगे जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, ठीक है? या तो वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी AB पे, या वो इंसिडेंट होगी BC पे। वो भी नॉर्मल इंसिडेंस ही करना है, नॉर्मली इंसिडेंट कराना है, ठीक है? तभी वो डेविएशन हो पाएगा 90 डिग्री से। तो लाइट रे पहली सरफेस से क्या होगी? सीधी जाएगी अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड चली गई, ये 90, ये 45, तो ये एंगल बना 45। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 45, जो कि 42 से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि ये एंगल बनेगा 45, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब ये 45, ये 45, तो ये बनेगा 90, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया और लाइट रे अनडेविएटेड चली गई यहाँ से। यानी आप देख रहे थे कि इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही थी, जा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी टोटल डेविएशन इस एंगल से हो गया, दैट इज़ 90 डिग्री। ये हमारा डेविएशन थ्रू 90 डिग्री हो गया। समझ में आया? इसको यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है 180 डिग्री से डेविएट करना, डेविएट थ्रू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से डेविएट करने के लिए भी हम यही प्रिज्म यूज़ करते हैं, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अब लाइट रे को हम A B C, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया और ये भी क्या हो गया? 45, ठीक है। लाइट रे को हम
उन वाली साइड से इंसिडेंट नहीं कराएंगे जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। 90 डिग्री के सामने यानी हाइपोटेन्यूज वाली साइड से हम इसको इंसिडेंट कराते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर के या तो ऊपर इंसिडेंट हो या उसके नीचे इंसिडेंट हो, और वो भी नॉर्मल इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट करा दिया। नॉर्मल इंसिडेंट कराने पे क्या होगा कि 2 बार TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से अनडेविएटेड जाएगी लाइट रे, ये 45 90, तो ये बना 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 45, क्योंकि ये 45 है तो 90 माइनस 45 आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो क्या हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे एंगल बना 45 का, दूसरी सरफेस पे वो टकरा रही है, यहाँ पे AB सरफेस पे टकरा रही है, तो ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 45, ये एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दें तो 45 आ गया। फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया 45 डिग्री, मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से TIR, ये रिफ्लेक्शन एंगल 45 बना तो ये भी 45 हुआ। अगर ये 45 ये 45 तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा, यानी लाइट रे अनडेविएटेड सीधी निकल गई। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट रे अगर रिवर्स हो जा रही है उसी डायरेक्शन में तो डेविएशन कितना हो रहा है, किस एंगल से हो रहा है, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं बायनोकुलर में या कैमरा लेंस में, ठीक है ना। थैंक यू। बस यही दोनों केसेस आपके कोर्स में हैं। थर्ड केस जो आपकी बुक में दे रखा है कंसाइज में, वो आपके कोर्स में है नहीं, यानी कि टू मेक द इरेक्ट इमेज ऑफ एन इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, वो आपके कोर्स में नहीं है। फ़िलहाल अगर उसको हमें ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट रे को हम प्रिज्म तो यही लेते हैं, ठीक है, प्रिज्म यही लेते हैं 90 45 45। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को की इरेक्ट इमेज फॉर्म करेंगे बिना लाइट रे का डेविएशन हुए, यानी लाइट रे पहले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी कुछ ऐसे। ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। लाइट रे का डेविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल होगा ऐसे, यहाँ पे TIR हो गया। अब ये भी नॉर्मल नहीं है, लाइट रे का डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो लाइट रे कुछ ये नॉर्मल हमारा इस तरह से बन रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी यूँ, दूसरी सरफेस से लाइट रे आएगी यूँ ऐसे। आप देख रहे हैं कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में अभी भी जा रही है। इट इज़ स्लाइटली शिफ्टेड बट द डायरेक्शन रिमेन सेम, सो नो डेविएशन ऑफ लाइट। ओके, ये लाइट रे डेविएट होगी ऐसे, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी यूँ इस तरीके से, और फिर वो यूँ ऐसे चली जाएगी। तो जो हेड से आने वाली लाइट रे है वो ऊपर हो गई, तो वहाँ पर हेड इमेज का हेड ऊपर बनेगा और टेल नीचे बनेगी, यानी इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज फॉर्म हो गई बिना डेविएशन ऑफ लाइट को बिना डेविएट किए हुए। तो ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर नॉर्मल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, it's just a concept. Okay, thank you.